सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले ये नाम में क्या डिफरेंस है? देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती थी, राइट ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होती है वो पोटेंशियल मेजर करने की यूनिट होती है, राइट। तो इस वजह से इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कह देते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नाउ बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद में जब मॉडिफिकेशंस हुए तो फिर पर मोल ऑफ द एटम या पर मोल ऑफ द एटम ये एनर्जी कैलकुलेट करने लग गए। और क्योंकि पर मोल या पर एटम ये एनर्जी कैलकुलेट करने लग गए तो फिर इसकी यूनिट्स जूल्स में आ गई। तो अगर पर मोल पे बात करो तो यूनिट्स हो जाती किलो जूल पर मोल, और सिंपल अगर एक ही सिंगल एटम की अगर हम बात करें तो फिर वो सिर्फ किलो जूल्स या जूल्स रह जाती है, राइट। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वन एंड द सेम थिंग, फाइन। नो, इसीलिए इसको हम जब प्रेजेंट करें आयनाइजेशन पोटेंशियल को, तो अगर ऐसा लिखा है डेल आई एच तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ही है। थर्मोडायनेमिक्स में और डिस्कस करेंगे, ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब एक ही बात है इन तीनों का। तो ये इसके सिंबल हो गए। इस एनर्जी का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट। रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब कि ये जो एनर्जी जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, ये एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, मतलब कि आपको सिस्टम को देनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि है क्या चीज ये। तो आप देखिए, ये एक आपके सामने गैसियस स्टेट में एक एटम नजर आ रहा है। इसको अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, राइट, तो ये एनर्जी सफिशिएंट है इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में लूजली बाउंडेड है, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, निकल कर ये इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो होनी चाहिए इन्फिनिटी, करेक्ट। इन्फिनिटी से अगर अंदर है तो वो हम पूरा आयनाइजेशन नहीं मानते। तो पूरा आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिस्टम से बाहर चला जाना चाहिए, राइट। तो जब वो पूरा बाहर चला जाएगा तो आप H प्लस लिख सकते हैं। तो H से H प्लस बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी वही एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि यूनिट्स को देखकर आपको नजर आ गया होगा किलो जूल पर मोल, यानी कि यहाँ एक हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे, 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं जो कि गैसियस स्टेट में है, जिनको हमने इतनी एनर्जी दे दी कि 1 मोल H प्लस बन गया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। तो इस वक्त जो एनर्जी हम देंगे वो देंगे 1312 किलो जूल पर मोल। इज इट ओके? यानी 1 मोल H को आयनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट। जिस भी चीज से आप एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं उसका स्टेट गैसियस होना चाहिए, और वो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है ये गैसियस एटम अपने ही जैसे दूसरे गैसियस जो एटम्स होते हैं उनके एनवायरमेंट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्रीट होने चाहिए सारे एटम्स, जैसे कि उन एटम्स पर एक दूसरे की एनर्जी का कोई फर्क ना पड़े, राइट। इसलिए डेफिनेशन बनती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एटम्स आयनाइजेशन एनर्जी। वर्ड्स पे गौर करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड, मतलब कि साइन पॉजिटिव होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की होती है? जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है, करेक्ट। और जो जितना नजदीक होता है उसकी एनर्जी उतनी कम मानते हैं हम और नेगेटिव में शो करते हैं। तो दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती जाती है, राइट। तो द हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे दूर होगा, करेक्ट। आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, वो अभी मैंने आपको समझाई दिया। स्टेट गैसियस ही होनी चाहिए, राइट। तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्टेट गैसियस की जगह सॉलिड या लिक्विड आ गया तो आप आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज करने के लिए सामने वाली स्पीशीज गैसियस स्टेट में होनी चाहिए और एटम भी आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, करेक्ट। नाउ यूनिट की बात करें तो अब जो चलती है वो तो किलो जूल पर मोल चलती है। कुछ बुक्स में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ साइन मैंने आपको बता दिया, सिंबल भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ये किन बातों पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी है किन बातों पे डिपेंड करती है। गाइस देखिए, सीधा सा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो ये बात तय है कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। आपको नहीं लगता इस बात पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस का है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या है? न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको हटाने के लिए, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ईएनसी पे टोटली डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड होगा एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ईएनसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करेक्ट। बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट, आप सोचिए जरा, शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। शील्डिंग का मतलब होता है इनर लाइन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो शील्डिंग जितनी अच्छी होगी, राइट, तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना कम होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। तो एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी आपको, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो ईएनसी जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी आयनाइज करने के लिए एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। साइज ऑफ द एटम,
बिल्कुल सही है। जितना बड़े एटम का साइज होगा, जितना बड़ा, इसका मतलब है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूरी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस का होल्ड उस पर उतना ही कम होता है। करेक्ट। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाता है। ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस का होल्ड सबशेल्स पर बनता है। राइट। तो हम ये कहेंगे कि एस पे पेनिट्रेशन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एस स्फेरिकल भी होता है। और अगर एक ही शेल की बात की जाए तो एस के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी एंड एफ। तो अगर मैं कहूँ पेनिट्रेशन सबसे अच्छा किसके इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो आप कहेंगे एस सबशेल का पेनिट्रेशन सबसे अच्छा है। यानी कि एस के इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा और एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा। उससे आसान पी का होगा, उससे आसान डी का होगा, और उससे आसान एफ का होगा, क्योंकि एफ का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे वीकर होता है या पुअर होता है। फाइन। एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जैसे कि कोई भी अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेता है तो एक स्टेबल कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो अगर मैं इन सबको ब्रीफ करूं तो ईएनसी जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, शील्डिंग जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, साइज ऑफ द एटम जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्गर होगा लाइक एस तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल होगा तो भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स का मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर और अप टू डाउन चलने पर। गाइज, अगर आपने साइज को समझ रखा है तो ये समझाना कोई बड़ी बात नहीं। आपको अच्छे से पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर एक पर्टिकुलर पीरियड में शेल वही रहती है और लगातार साइज घटता था, और लगातार साइज घटने का रीजन क्या था? ईएनसी बढ़ रहा था। बस, तो आंसर आपके पास है। इट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे ईएनसी बढ़ता है, और ईएनसी बढ़ता है तभी तो साइज छोटा होता है, और साइज छोटा ही इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। बात करते हैं अप टू डाउन। आपको पता है अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, क्योंकि एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था साइज से रिलेटेड कि अप टू डाउन जाने पर अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी कम होती जाएगी। हम इस बात को यहाँ ग्राफ से भी डिस्कस कर सकते हैं। इस ग्राफ को देख सकते हैं आप, फिर मैं कंपेयर करता हूँ। इन जनरल अगर हम बात करें, देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में चल रहे हैं। कैसे? बेरिलियम नंबर 4, ठीक है, फिर बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, तो आप पीरियड में तो चल रहे हैं, सेकंड पीरियड में चल रहे हैं। राइट। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। और अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है तो वैल्यूज बढ़ती जाती है। तो देखिए इन जनरली ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है क्योंकि एनसी बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए। राइट। बात करते हैं अप टू डाउन, जैसे कि ली, ना, के, रब। एस ब्लॉक में अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो सबसे ऊपर लिथियम 3, उसके जस्ट नीचे सोडियम 11, फिर पोटेशियम 19। तो ये आप चल रहे हैं अप टू डाउन इन ग्रुप 1। तो अप टू डाउन जाने पर क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जा रहा है। इसीलिए हम अगर अप टू डाउन जाने की बात करें, करेक्ट, तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा एज कम्पेयर टू दी अबव वन। इज इट ओके? तो लिथियम से ज्यादा आसानी से सोडियम से, सोडियम से ज्यादा आसानी से पोटेशियम से, एंड सो ऑन। करेक्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि अप टू डाउन जाने पर ली, ना, के, रब, सी एस, अगर आप यूं चलते हैं, राइट, ली, ना, के, रब, सी एस, तो यूं चलने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाता है। इसीलिए सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन निकालेगा? सेजियम। और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यानी उनमें बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें मेटेलिक नेचर भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अप टू डाउन जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ये स्पीशीज इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, इसीलिए अप टू डाउन जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। और सीजियम में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सबसे आसान होता है, इसलिए सोलर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स या सोलर सेल्स में भी सीजियम को यूज किया जाता है। ओके। नाउ अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। देखिए ये जो पीक है रेगुलर बढ़ नहीं रहा, बेरिलियम तक बढ़ा तो बोरॉन में एकदम घट गया, फिर नाइट्रोजन में बढ़ा, ऑक्सीजन में घट गया, फिर बढ़ रहा है, और वही ट्रेंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम में घट गया, सल्फर में घट गया, एंड सो ऑन। राइट। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए। इसको हम पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, वापस एक बार देख लेते हैं। हम बात करते हैं लिथियम से बेरिलियम बढ़ गया, फिर बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन होना चाहिए था लेकिन बोरॉन कम हो गया, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही तो हुआ, राइट। तो लिथियम नंबर 3 पे होता है, ये नंबर 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, करेक्ट। तो लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ना चाहिए था। तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम बिल्कुल है, लेकिन बेरिलियम से कम कौन हो गया? बोरॉन। बोरॉन थोड़ा कम हो गया। अभी बोरॉन कम क्यों हो गया? आगे चले तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का फिर कम हो गया। तो ये क्यों हो गया? बहुत आसान है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, मैं वापस बताता हूँ। देखिए, नाइट्रोजन का जो अगर हम देखें कि बेरिलियम बोरॉन को भी डिस्कस कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी डिस्कस कर सकते हैं, दोनों अपने पास है सामने। पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये 2s2 2p3, s में 2 और p में 3। आपको नहीं लगता है ये हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिलेटिवली स्टेबल होता है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, नोबल गैसेस से भी ज्यादा स्टेबल हो गया, नो। हाँ, लेकिन आगे और पीछे वाले मेंबर से तो स्टेबल ही होता है। बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2s2 2p4, 2s2 2p4, राइट। अब क्वेश्चन इज, इन दोनों में से कैटेगरी में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है। इसमें से निकालोगे तो आपको हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन तोड़ना होगा, जो कि स्टेबल कंडीशन में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, तो एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि इसके अंदर पेयरिंग हुई है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहेगा। तो अगर मैं पूछूं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, जो कि पेयरिंग को तोड़ेगा, या हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन में निकालने में एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, जो कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तोड़ देगा, या इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसके निकल जाने से हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है इस वक्त, तो ये निकलना आसान होगा, राइट। तो शायद आपके पास जवाब होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, क्योंकि इसके निकल जाने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है। तो नाइट्रोजन से निकालना मुश्किल क्यों? इट इज प्रेजेंट इन स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन से निकालना आसान क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस हो गया। यही आप फॉस्फोरस और सल्फर में भी बता सकते हैं, सेम। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन भी यही होता है, सेम। बस 2s2 की जगह 3s2 हो जाता है, और 2p3 की जगह 3p3 हो जाता है। सेम यहाँ पे अगर अब मैं सल्फर ले लूँ, तो यहाँ पे 3s2 और ये 3p4, तो सब कुछ सेम रहता है, तो आंसर भी वो सेम ही आएगा। ओके, बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन में क्या इश्यूज है। देखिए, बेरिलियम और बोरॉन की यदि हम बात करें, तो बेरिलियम का नंबर होता है 2s2, नंबर होता है इसका 4, करेक्ट। और बोरॉन का जो नंबर होता है वो नंबर होता है 5, ये रहा बेरिलियम बोरॉन। तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ता है, लेकिन बोरॉन का कम है और बेरिलियम का ज्यादा है, राइट। आंसर आपके पास है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर देखें तो 2s2, और यहाँ पे देखें तो 2s2 और p में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको अच्छे से पता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो s के इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से, उतने p के नहीं होते। तो यहाँ से p में निकालना है और यहाँ पे s में निकालना है। आप खुद सोचिए जरा, ज्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली s में देनी पड़ेगी, इसीलिए बेरिलियम में ज्यादा एनर्जी लगती है और बोरॉन में कम लगती है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, penetration effect of p electron is lesser than that of s electron. ओके ना, अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफ में। तो आप ग्राफ में देखिए जरा, बेरिलियम पे बढ़ा, बोरॉन में कम हो गया, फिर बढ़ गया, नाइट्रोजन तक बढ़ा, फिर ऑक्सीजन पे कम हो गया और फिर बढ़ गया। सेम ट्रेंड आगे भी चलता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखिए, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझिए। हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 की, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मूविंग अप टू डाउन, हमने अभी भी पढ़ा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो कम होनी चाहिए थी। तो बोरॉन से कम एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम से कम गैलियम की होनी चाहिए थी, गलत, ये तो बढ़ गई। फिर देखे नीचे तो कम हो गई, बिल्कुल सही। और फिर आगे नीचे आए तो बढ़ गई, ये तो गलत हो गया। जबकि हमने ये पढ़ा है कि अप डाउन जाने पे रेगुलरली कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। ऐसा आगे होगा, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 तक सब कुछ ऐसा होता है। केवल 13 में ही ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, चेंज कहाँ पे हुआ है, तो आप जिस पे चेंज हुआ है उसको फोकस किया करें हमेशा। आप नोटिस कीजिए, जो मेजर चेंज आपको फील हो रहा है वो फील हो रहा है आपको जीए में, और फिर वो फील होगा आपको टीएल में, क्योंकि ये अपने बिहेवियर से थोड़ा सा रिवर्स रिएक्ट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा इंप्रेशन यहाँ नहीं आ रहा। बोरॉन से कम एल्यूमिनियम, लेकिन गैलियम में ज्यादा हो गई। इंडियम में कम हो गई, ओके ओके, लेकिन थैलियम में वापस ज्यादा हो गई। क्या हुआ ऐसा? आंसर देखते हैं। अब आंसर छुपा है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख लिया है। ओके, तो देखिए क्या है। बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम 2 3 4 5, और क्योंकि सब अप टू डाउन है तो ये बात होता है कि s2p1 ही आएगा। 2s2 2p1, नीचे में एक नई शेल इंट्रोड्यूस हो गई तो 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबका सेम ही आएगा। लेकिन नई चीज क्या है वो देखिए, यहाँ पे नोबल गैस हो गई 2 फिर 2s2 2p1, यहाँ पे नोबल गैसेस हो गई 10 11 12 13 जस्टिफाइड, यहाँ पे नोबल गैस हो गई अंदर वाली 18, और अगर मैं केवल इन दोनों को जोड़ता तो 19 20 21 ही होते, जबकि यहाँ 31 है, तो इसका मतलब है पहली बार डी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब जाकर 31 जस्टिफाई होगा। यहाँ पे देखिए 49, तो यहाँ पे 36 तो नोबल गैस हो ही गई, और अगर मैं इन दोनों को देखता तो 37 30 39 ही होता, लेकिन 49 आ रहा है, तो इसका मतलब एक डी इंट्रोड्यूस हो गया 10 का।
करेक्ट। और लास्ट वाले में अगर आप देखें तो 54। ओके, नाउ 54 से अगर केवल एस और पी को टोटल करूं जैसे कि यहाँ पे किया था तो 2 3 4 5 जस्टिफाई हो गया था, लेकिन यहाँ पे 54 55 56 और 57 जस्टिफाई नहीं हो रहा। आपको तो 81 जस्टिफाई करना है, तो 10 डी के डाल देते हैं, राइट। तो 54 55 56 57 10 डी के डाल दीजिए, तो 67 67 से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, हमें तो 81 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 14 एफ बी आ गया, करेक्ट। और जब आप उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ देंगे तो टोटल 81 आ जाएगा। अब आप 54 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो टोटल 81 आ जाएगा। तो क्या हुआ, नया कहाँ पे हुआ? यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ, बस शेल चेंज हुई 2 से 3, यहाँ से 3 से 4 भी हुआ और एक नई सबशेल इंट्रोड्यूस हुई, और वो सबशेल कौन सी है? डी। अब आप मुझे बताइए डी की शील्डिंग कैसी होती है? हमने पी में देखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा है कि डी की शील्डिंग पुअर होती है, राइट। और डी की वजह से ईएनसी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी आए होंगे, तो ईएनसी बहुत ज्यादा हुआ है, और उस ईएनसी को दबाने के लिए शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डी की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फुलफिल डी 3D सबशेल्स एंड इट्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग बेकार है और ईएनसी स्ट्रांग हो गया, तो ईएनसी अगर स्ट्रांग हो गया तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा होता है, कम होने की बजाय ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार 3D इंट्रोड्यूस हुआ है और उसकी पुअर शील्डिंग की वजह से ये सब होगा है। अब बात करते हैं इंडियम में फिर क्यों नहीं हुआ, इंडियम में कम क्यों हो गया? क्योंकि कुछ नया नहीं हुआ है। 4p की जगह 5p, 4s की जगह 5s, 3d की जगह 4d, और नॉर्मल ट्रेंड आया है, नॉर्मल एक शेल इंट्रोड्यूस हुई है, तो फिर जैसा ट्रेंड होता है हम उसी को फॉलो करते हैं, तो अपट्रॉन जाने पे कम होता है तो ये कम होता है, तो ये कम हो गया, लेकिन वापस बढ़ा दिया आपने, यानी कुछ ना कुछ नया हुआ होगा। और आपको नजर आ ही गया है अभी कि यहाँ पे पहली बार 4f14 इंट्रोड्यूस हुआ है, और क्योंकि 14 इंट्रोड्यूस हुआ है 4f14, तो f की शील्डिंग तो d से भी पुअर होती है, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा है 14, तो प्रोटॉन्स भी बहुत ज्यादा है, तो ईएनसी तो बहुत खतरनाक हो गया, और शील्डिंग बहुत पुअर हो गई, तो ईएनसी बहुत खतरनाक, शील्डिंग बहुत पुअर, तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत खतरनाक, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, लगभग लगभग गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है, इज इट ओके? तो सबसे आगे थेलियम, मतलब यहाँ पे आ जाता है, गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है, करेक्ट। तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन अराइज, क्यों भाई थेलियम में एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों देनी पड़ी? क्योंकि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रांग हो गया होगा, और स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंट्रोडक्शन ऑफ 4f एंड इट्स वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोरॉन से कम एल्यूमिनियम जस्टिफाइड, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम जस्टिफाइड, गैलियम से वापस कम इंडियम नॉर्मल ट्रेंड जस्टिफाइड, और वापस थेलियम में बढ़ गया इंट्रोडक्शन ऑफ 4f14 जस्टिफाइड। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट केस है, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से ध्यान रखिए, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, करेक्ट। नाउ अब एक केस यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी एंथैल्पीज लिखी हुई है, जैसे सोडियम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा निकालना है तो इतनी, तीसरा निकालना है तो इतनी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो एनर्जी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, नॉर्मल बात है बिल्कुल कि सोडियम की यदि आप बात करें, Na की बात करें, करेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स 11। मैं पूछूंगा प्रोटॉन्स कितने बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे प्रोटॉन्स 11। अब आपसे कहा जाए Na प्लस की बात कीजिए, तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलेंगे? 10, क्योंकि एक कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? उतने के उतने। तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि जब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो जो भी एनर्जी लगी, राइट। नाउ अब जब एक Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अब आपको अगर और इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट, तो प्रोटॉन तो उतना ही है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब एक निकल चुका है तो 10 ही रह गया, तो 11 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे होल्ड तो और स्ट्रांग होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा, और जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर फिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने का जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कम नंबर में होंगे, उन पे प्रोटॉन्स का होल्ड बढ़ता जाएगा और लगातार एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके बाद अगर दूसरा निकालना है तो एनर्जी और ज्यादा चाहिए, तीसरा निकालना है तो और ज्यादा, एंड सो ऑन, करेक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि IP1 से हमेशा IP2 ज्यादा होता है, IP2 से हमेशा ज्यादा IP3 होता है। ओके, नाउ मैग्नीशियम के लिए भी यही केस है, सबके लिए यही केस है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैग्नीशियम में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है सोडियम के मुकाबले। क्यों? वो तो नॉर्मल ट्रेंड है, सोडियम का नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, 11 से 12 लेफ्ट राइट आप जब चलते हैं तो एनर्जी ज्यादा ही देनी पड़ेगी, और देखिए मैग्नीशियम में ज्यादा ही दे रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम में ज्यादा दे रहे हैं जबकि मैग्नीशियम में कम दे रहे हैं, इससे तो ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, लेकिन अगर हम सेकंड को कंपेयर करें सोडियम और मैग्नीशियम के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो सोडियम में ज्यादा लगती है, मैग्नीशियम में कम लगती है। अंडरस्टूड है? क्योंकि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है
तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, क्योंकि 3s1 यही सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। और अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना होगा, और उसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए सोडियम में फर्स्ट के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो बहुत एनर्जी देनी होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद सोडियम स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका होता है, राइट। तो मैग्नीशियम में रिलेटिवली कम क्यों लगती है? मैग्नीशियम का नंबर होता है नियॉन 10 और 3s2। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं तो उसके बाद भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम का आसानी से निकल जाता है, इसलिए एनर्जी कम लगती है। जबकि सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका होता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, नाउ हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। अरेंज बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी। ये कॉम्पिटिटिव में काफी पूछते हैं, राइट। सेकंड आईपी पे क्वेश्चन किया तो स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट आईपी का तो रटके ही चले जाते हैं। भाई मैं पूछूं फर्स्ट आईपी तो आप कहेंगे बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन। मैंने कहा ऑक्सीजन को आगे क्यों ले लिया, नाइट्रोजन को पीछे क्यों ले लिया? आप कहेंगे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हम देख चुके हैं। लेकिन इन्होंने आपसे सेकंड आईपी पे बात की है, इसीलिए कभी भी एटम्स को ना लर्न करें, कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस कीजिए। अब सेकंड आईपी का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले आप जिन एलिमेंट्स के ऊपर बात हो रही है उनको लिख लीजिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 2s2 2p1, फिर s2 तो वही रहता है, p2 p3 p4 p5। अब क्योंकि सेकंड आईपी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तभी तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ही तो सेकंड आईपी काम करेगा। तो अब इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए। तो इसमें से एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 2s2 बन जाएगा, ये p1 बन जाएगा, ये p3 की जगह p2, p4 की जगह p3 और p5 की जगह p4 बन गया, करेक्ट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस कीजिए, 2s2 और p1। तो ये बात तो तय है कि इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जबकि ये s का पेनिट्रेशन काफी स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब हुआ c में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसमें मुश्किल होगा। तो हमने यूं ऑर्डर लगा दी। अब आगे चलिए, P1 से P2 जब जाते हैं तो कुछ नहीं था, बढ़ ही रहा था। P2 से जब P3 जा रहे थे तो भी बढ़ रहा था, हाफ फिल्ड। और P4 पे जब आप आए थे, ध्यान कीजिए ऑक्सीजन वाला जो केस था, उसमें जब आप आए थे तो उसके अंदर P4 में पेयरिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, तो इसमें फिर आसानी से निकलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें ज्यादा लगेगी और इसमें कम लगेगी, तो जिसमें कम लगेगी उसको आगे लिख देते हैं। तो ये वाला कौन है, कार्बन, तो हमने कार्बन को लिख दिया। अब इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, तो फिर बोरॉन लिख दिया। उसके बाद ये वाला किसका है, नाइट्रोजन का है, तो हमने नाइट्रोजन लिख दिया। फिर P3 किसका है भाई, तो P3 देखो आप, P3 से कम तो P4 है, तो P4 वाला आएगा, राइट। तो P4 किसका है, फ्लोरीन का है, तो ये यहाँ फ्लोरीन आ गया और ये ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ऑर्डर आते हैं, यानी ऑर्डर कभी भी आप एटम से ना लर्न करें। आप ये देखिए कौन सी आईपी आपसे पूछी जा रही है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। IP2 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर आप लिख दीजिए। अब सब भूल जाइए और ये देखिए, इससे आसानी से इसमें निकलेगा, फिर इससे मुश्किल तो यही है, इससे मुश्किल भी है, फिर P4 में आसानी आती है, करेक्ट। ये तो चीज़ हम निकाल ही लेंगे। बस अब आप देख लीजिए कि इसमें सबसे आसानी से निकल रहा है, तो ये कौन है, कार्बन, तो ये देखिए कार्बन। उसके बाद इसका भी ज्यादा है और इसका भी ज्यादा है, राइट। तो जो मेंबर होता है, आगे वाला जो मेंबर होता है ना, राइट, जैसे कि रिलेटिवली ये कम आया था और ये ज्यादा आया था, तो ये जो है ये इससे ज्यादा है। तो आप सबसे पहले कार्बन लिख देंगे, और अब जो पहले वाला मेंबर था उसको लिखेंगे। तो पहले वाला मेंबर कौन था, बोरॉन, तो अब हमने बोरॉन लिख दिया, क्योंकि बोरॉन का कार्बन से ज्यादा था, तो कार्बन कम बोरॉन ज्यादा। अब उसके आगे जो नॉर्मल चल रहे हैं आप, वो चलिए आप P2, P2 पे कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आगे आ गया। उसके बाद चलिए P3, तो P3 का तो स्टेबल होता है, उससे कम तो P4 का होता है, तो P4 को हम पहले लिख देंगे। तो फ्लोरीन को हम पहले लिख देंगे, क्योंकि फ्लोरीन वाला है ये सेक्शन, तो फ्लोरीन पहले आ गया, और लास्ट में कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो बस आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हमेशा जवाब आ जाएगा। ये ट्रेंड हमेशा ध्यान रखना होता है आपको, फाइन। एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन जूल्स पर मोल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज दिस। एक हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमें दे रखी है, एक हाइड्रोजन एटम की, और हमें पूछी है पर मोल, एक मोल के लिए। कोई बात नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है आपको अच्छे से पता है। आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको दे रखी है। तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो फॉर्मूला याद है, एटॉमिक में देखा था हमने, चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो जहां पहुंचाना है वहां पे और जहां से उठाना है वहां पे, उन दोनों की एनर्जी को माइनस कर दीजिए। तो ई इन्फिनिटी माइनस E1 कर देंगे। ई इन्फिनिटी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि आपको याद हो तो एनर्जी के फॉर्मूले में, करेक्ट, याद है, Z²/n² आता था, और n की वैल्यू आप जब इन्फिनिटी रखेंगे तो E जीरो हो जाएगा, राइट। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी तो जीरो होती है, तो ये एनर्जी तो जीरो हो गई, और E1 पे जो एनर्जी है वो ये दे रखी है माइनस में। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ गया आपके पास। एक हाइड्रोजन एटम में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, 2.18 10⁻18 जूल्स एक हाइड्रोजन एटम को, करेक्ट। ओके, तो ई इन्फिनिटी
0 E1 की एनर्जी हमें दे रही है एक हाइड्रोजन एटम की, तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी एनर्जी लगती है। अब क्वेश्चन अराइज, एक मोल हाइड्रोजन एटम्स के लिए कितनी लगेगी? तो अगर एक के लिए इतनी लगती है तो एक मोल के लिए कितनी लगेगी? एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक मोल में कितने होते हैं? Na, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। Na की यूनिट मोल इनवर्स होती है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आंसर इससे बड़ा हो जाएगा काफी, क्योंकि ये तो एक के लिए थी, एक मोल के लिए तो बहुत ज्यादा होगी। तो ये सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 1.31 इंटू 10⁻6 जूल्स पर मोल, यानी एक मोल हाइड्रोजन एटम्स को यदि आयनाइज करना है तो आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। करेक्ट? तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्फिनिटी जीरो क्यों रखा, चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, कहाँ पहुंचा रहे हैं और कहाँ से उठा रहे हैं। राइट, ये तो जीरो था, ये वैल्यू दी हुई थी, तो ये एक की आ गई, और Na की अगर निकालनी है तो इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट। तो आप नोटिस कीजिए, पढ़ हम पीरियोडिसिटी रहे, राइट, लेकिन इसमें लास्ट टू दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आ गए। मोल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, राइट, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में था, इज इट ओके? और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ गया। और पढ़ हम क्या रहे हैं? पीरियोडिसिटी। तो दो चैप्टर को हमने तीसरे चैप्टर में यूज करके न्यूमेरिकल कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरा हो जाता है।